हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, सबसे पहले जानेंगे विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर, यह डेफिनेशन है और 10th लेवल वाले बच्चे अगर सुन पा रहे होंगे तो वो लोग फोकस करेंगे इस बात पे, बाकी किसी को उतना मतलब नहीं है। अगली बात देखिए, इसका यहाँ से इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम वाले के लिए। प्रवाह की दिशा, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। अक्सर बोलते हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है, तो सबसे पहले आप एक सर्किट को समझिए। अगर आप एक सर्किट को समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए सब चीज़ समझना। सबसे पहले देखिए सेल, अर्थात जिसको आप बैटरी कहते हो, इस तरह से लगा होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे मैंने दो सेल लिया है, एक ये देख रहे होंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ सेल लगा हुआ है। इस सेल से इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। किधर से क्या हो रही है मैं बताता हूँ। फिलहाल देखिए, एक यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया और यहाँ पे एक एमीटर लगाया हुआ है और साथ साथ यहाँ पे एक प्लग लगा हुआ है। प्लग का मतलब स्विच ऑफ ऑन ऑफ जो करते हो ना आप, उसके लिए। ठीक है, तो ऑन ऑफ का एक तरह से समझिए एक बटन है। अब आप समझिए, जब सेल लगा हुआ है तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है इस तरह से, समझ रहे हैं, और सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर ऑन है तो, अगर ऑफ है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होएगा बल्कि यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगा। क्लियर। अब आप समझिए फिर से, प्रवाह की दिशा, धनात्मक आवेश, ये वाला धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा अगर देखेंगे तो धनात्मक ये है, इधर से अगर चलेगा तो किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो यही वाली जो डायरेक्शन चल रही है ये किसका धारा होगा, विद्युत धारा का दिशा होगा। क्लियर है बात, समझ गए। दूसरी बात मैं क्या कहता हूँ, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल के साइड से विद्युत धारा जाती है, लेकिन उसके नेगेटिव टर्मिनल जो होता है अपोजिट, इधर वाला, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसका मतलब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा इसके विपरीत होता है, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रही है और इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रही है, और आप देख रहे होंगे कि विद्युत धारा इस साइड जा रही है, तो हुआ ना एक दूसरे के विपरीत। इसी बात को इतना लंबा करके लिखा हुआ है, उसको भी समझिए। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया है। इसको ज़्यादा सिंपल करके मैंने जानबूझ के ये लिख दिया। क्लियर। अगली बात समझिए, क्या होता है एमीटर, सब बताऊंगा एक एक करके। अभी देखिए इसका मात्रक कई बार पूछता है, और खास तौर पे जब मात्रक का नाम लेता हूँ तो बीपीएससी वाले अलर्ट हो जाया कीजिएगा। इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब एम्पियर को क्या कह सकते हो, कूलम्ब पर सेकंड कह सकते हो। ठीक है, अब समझिए जो आपका एमीटर था ये है क्या, इसको देखिए। एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, क्या बोल रहा हूँ, विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और हमेशा एमीटर को सीरीज में ही लगाया जाता है। जब भी आप सर्किट में एमीटर जोड़ना चाहोगे तो सीरीज में जोड़ोगे, पैरेलल में नहीं। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या है, ये कल का क्लास में काफ़ी डिटेल से मैं ही बताऊंगा। ठीक, तो फिलहाल आपके दिमाग में रहना चाहिए सीरीज में। जब मैं कल सीरीज बताऊंगा तो मैं आपको जरूर रिमाइंड कराऊंगा कि कल कुछ मैं आपको कहा था। अगली बात, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में, इसका मतलब टाइम की बात कर रहा है, t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तब प्रवाहित विद्युत धारा हमेशा I से होता है डिनोट। I की मात्रा क्या होगा, तो एक्चुअली एक रिलेशन है I, Q और T में, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है, चार्ज बोल सकते हो, आवेश बोल सकते हो। T क्या है, टाइम है। इसी के ऊपर एक बेस्ट न्यूमेरिकल है, NCERT में भी दिया हुआ है, तो मैंने वहाँ से उठा लिया। अब आपको समझाता हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। किसी बल्ब के फिलामेंट, या कई बार फिलामेंट को तंतु कहते हैं भाई हिंदी में, तो समझ लीजिएगा, तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, I इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, बढ़िया, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अगला चीज़ T दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। ठीक है, लेकिन दोस्त ये SI यूनिट में है क्या, एम्पियर तो है, मैं आपको पहला क्लास में बताया था SI यूनिट के बारे में, तो उसका यूज तो मैं करूंगा। अब देखिए 10 मिनट है, इसको आपको सेकंड में लेना चाहिए, रीजन सेकंड होता है SI यूनिट, तो 10 गुने 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कर लीजिए कितना आएगा, करना ही क्यों है, इतना ही पे रहने दीजिए, ये सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, क्यों निकालना है, तो देखिए मेरे भाई, I इज इक्वल टू आप पढ़े हो अभी Q अपॉन T, सो Q इज इक्वल टू क्या पढ़ोगे आप, I इंटू
टी। आई का वैल्यू आप बता दो कितना दिया हुआ है 0.5, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब ये वाला टी आप लोगे 10 इंटू 60 बाई 10 कर रहा हूँ इसको हटा के। अब देखिए ये जीरो समाप्त, 6 × 5 = 30, लगभग क्या हुआ ये 300 कूलाम। आंसर आसान है ना भाई। आपको हमेशा ध्यान रखना है यूनिट के ऊपर, अगर यूनिट गलत कर गए तो ये कोई नहीं बचा सकता है। और हमेशा क्या होगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा 50 जो आप निकाल के लाओगे बड़े प्यार से, ठीक है। अगली बात देखिए, विभवांतर क्या है। दो विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब इसको और आसानी से समझिए। विभव का मतलब एक होता है, जनरली सुनते होंगे पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। जब तक इन दोनों में विद्युत प्रवाह नहीं होगा तब तक आप विभवांतर नहीं निकाल सकते। इसीलिए बोला है विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। दूसरी बात, एक या अधिक विद्युत सेलों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। हो सकता है आप एक बैटरी से यूज कर लें। जनरली आप बैटरी देखते होंगे इस तरह का, तो यहाँ पे लिखा होता है ना, एक प्लस टर्मिनल यहाँ माइनस होता है। तो हो सकता है एक बैटरी, या कई बार देखते होंगे अगर टॉर्च वॉर्च कभी यूज किए होंगे जो पहले ज़माने का आता था, तो आप देखते होंगे 2 सेल लगता था या तो कई बार 3 सेल लगता था। तो एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। वही बोल रहा है, एक या अधिक विद्युत सेलों द्वारा क्या विभवांतर को उत्पन्न किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जब भी आपको निकालना पड़े, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अर्थात वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, किया गया कार्य मतलब कितना काम हुआ है तो W डिवाइडेड बाई कितना आवेश तो Q। तो हमेशा V इज इक्वल टू आप क्या यूज करेंगे, W/Q। इसी के ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी एक आपको सोल्व कराऊंगा। और देखिए इसमें बोलता है इसका मात्रा क्या होगा विभवांतर का, हमेशा वोल्ट होगा। अगली बात, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। ठीक। अब अगली बात, जैसे आपको बताया था कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज करते हैं, उसी तरह से विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। आप कंफ्यूज करेंगे वोल्ट मीटर और ए मीटर में, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से उस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब देखिए एक न्यूमेरिकल मैं बताना चाहता हूँ, क्या बोल रहा है 12 वोल्ट विभवांतर। इसका मतलब आपके सामने V दिया हुआ है कितना 12। विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, इसका मतलब Q दिया हुआ है 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इसका मतलब पूछ क्या रहा है W। अभी आपको एक रिलेशन बताया था, V इज इक्वल टू क्या, W/Q बताया था। अब आपके सामने W पूछ रहा है, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, Q का वैल्यू कितना दिया है 2, सारा SI में है, बढ़िया बात है। तो 12 इंटू 2 क्या होगा 24, क्या वर्क है ना, तो जूल होगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अगली बात देखिए, ओम का नियम। तो ओम का नियम मैं प्रूव करूंगा। सबसे पहले V इज इक्वल टू R, किसी को अभी तक हो सकता है दिमाग में सेट हो, याद किए हुए हो, बट फिर भी इसको समझिए। किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर, जो भी होगा विभवांतर V में संबंध किसने दिया था, पूरा नाम क्या है इनका, जॉर्ज साइमन ओम। हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th स्तर की बात हो या 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता रहता है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब कि जब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये बात तो सब समझते होंगे। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, जैसे अगर मैं कहता हूँ, सब लोग इतना समझते होंगे कि अगर जो वायर चल रहा होता है, जो मोटा वायर देखते हैं आप गलियों में लगा होता है, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा, या आपके ट्यूबलाइट वाले या घर का जो सॉकेट होता है उसमें, घर का सॉकेट में कम विद्युत फ्लो होगा। इसका मतलब आप समझिए कि जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली करंट ज़्यादा होगा। तो वही पहली बात मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर V ज़्यादा होगा तो I क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, मतलब इस समानुपात को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं R। ठीक है। तो V/I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई में रख लेंगे तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। यही तो ओम्स लॉ है। अब इसको समझिए, R क्या है यहाँ पे, R यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक, प्रतिरोध कहलाएगा हिंदी में। I क्या है, करंट है। ठीक है, विद्युत धारा कह सकते हो आप। V क्या होगा, वोल्ट होगा। क्लियर।
तो अगर ये सारी चीज़ें आप समझ में आ रहा है तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और ओम्स लॉ डायरेक्ट रिलेशन बताया जाता है, पूछा जाता है, सबका यूनिट भी पूछा जाता है। तो अब देखिए 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। ठीक, अब एक डायग्राम रहता है आपको समझने के लिए। देखिए विभवांतर को किस एक्सिस पे लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे, और धारा को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। इन दोनों का अगर रिलेशन देखेंगे तो जो निकलेगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहां से आप करंट निकाल सकते हैं। चालक का प्रतिरोध किन कारकों से प्रभावित होता है, किसका बोल रहा हूं, चालक का प्रतिरोध। सबसे पहले प्रतिरोध समझिए। रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक जो फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, वो बहुत कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, मतलब विद्युत धारा को रोकने के लिए लगा हुआ होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे आप देखते होंगे, सुने भी होंगे कि सिल्वर का चालकता बहुत ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब सिल्वर में जब कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। समझिए इस बात को, जब वो आएगा टर्म बताऊंगा उसको और डिटेल से। तो चालक का प्रतिरोध किन कारकों से प्रभावित होगा? सबसे पहले लंबाई, जो तार की लंबाई होगी उस पर। दूसरी, किस पदार्थ की बनी हुई है। तीसरी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो उसका एरिया होगा वायर का, उससे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई ये वायर है, तो इस वायर की लंबाई से भी प्रभावित होगा, इस वायर की जो एरिया होगा उससे भी प्रभावित होगा। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। R जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लंबी वायर से इलेक्ट्रिक अच्छी फ्लो नहीं होती है। दूसरी बात, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब देखिए इन्वर्सली और ये डायरेक्टली, अगर दोनों को एक साथ मर्ज कर दूं मैं तो लिख सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहाँ से एक रिलेशन आपको समझ में आएगा। इसको हटाना चाहोगे, इस समानुपात को, जैसे अभी हटाया था, तो इसको हटाने के लिए हमने एक शब्द यूज किया, उसका नाम है रो बोलते हैं इसको। क्या पढ़ेंगे? रो। तो रो होता क्या है? प्रतिरोधकता होता है। इसको ध्यान से समझना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो R, इसके बीच में R, तो R इज इक्वल टू, इसको हटाया, इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। R क्या है? रेजिस्टेंस है। रो क्या है? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, क्लियर? ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है। अगली बात, इसका मात्रा क्या होगा? ओम। धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता कम होगा। जनरली कितना लिखा हूं मैं? 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 ओम इंटू मीटर। अगली बात, रबर और कांच। जनरली देखते होंगे कि जो भी रबड़ होगा या कांच होगा उसकी प्रतिरोधकता थोड़ा ज़्यादा होता है, वो 10 टू द पावर 12 है, माइनस में नहीं प्लस में है। समझ रहे हैं? और यहाँ पे क्या है? माइनस में। 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 17 ओम इंटू मीटर। इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। यदि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना है? 1200। प्रतिरोध मतलब आपके सामने R दिया हुआ है, कितना है? 1200 ओम। और इतना वोल्ट से कितनी विद्युत धारा, मतलब 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू कितना है? 220 वोल्ट। क्या पूछता है आपसे? कितनी विद्युत धारा लगेगा? ठीक है, तो इसका मतलब I आपसे पूछ रहा है। अब देखिए V इज इक्वल टू आई आर, अभी आप पढ़े हो, उसको अप्लाई कीजिए। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर पढ़े हो। आपसे क्या पूछ रहा है? I पूछ रहा है। सो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर होगा। V कितना दिया हुआ है? 220 डिवाइडेड बाई R कितना दिया हुआ है? 1200। सारे SI यूनिट है, बिल्कुल है। 0 से 0 हटा दीजिए, अब ये बचेगा 11, ये बचेगा 60, डिवाइड कर लीजिए 0.18, और चूंकि ये है इसका मतलब धारा है, तो विद्युत धारा का यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। एक बात और, आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आप सोल्व कीजिएगा बाकायदा, मैं कल बताऊंगा भी, और इस पे मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, क्योंकि इस पे भी कराना है और उधर भी कराना है। लेकिन इस चैप्टर को, इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले एक बात, अभी मैं जिक्र कर रहा था R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या क्या बोलूँगा। अगर R बढ़ेगा तो L भी क्या होगा? बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर R बढ़ेगा
ठीक है, R बढ़ेगा तो L तो बढ़ेगा, ये समझ में आ गया। और अगर मैं कह रहा हूँ R बढ़ेगा तो A क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से सुनिए, कई बार A को बढ़ाएगा तो R कम हो जाएगा, कई बार एक L को घटाएगा तो R भी घट जाएगा। तो इसमें बहुत रिलेशन देता है और बार बार आपको परेशान करेगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो मेरे भाई R L पे भी डिपेंड करता है, R A पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों चीज़ों को ये प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो आप देखिएगा क्वेश्चन पलट के कितने सारे क्वेश्चन आए हुए, ठीक। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। बाकी जो कल का टॉपिक में आएगा वो किस तरह से सीरीज में अरेंज होता है और देखते हैं पैरेलल और सीरीज कंसेप्ट आएगा कि अलग अलग प्रतिरोध को सीरीज में अरेंज करना, अलग अलग प्रतिरोध को फिर हम पैरेलल अरेंज करेंगे, फिर उसमें प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता जो भी होगा हम निकालने की कोशिश करेंगे। और अंतिम बात, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ दोस्त फॉरवर्ड जरूर करें, दोस्तों को शेयर करते रहें, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचने दें, उन्हें शेयर करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।